हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। और जैसे ही टाइम अवेलेबल होता है तो कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे आपको भी थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओवरव्यू बताया जाए कि आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना है आपको, वो भी कोशिश है। मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, आपने अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड या आपके जो सिलेबस में है उसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट सीरीज़ में आपको जो अभी तक टेस्ट हुए हैं वो 16 टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उनका पीडीएफ प्लस नोट्स प्लस मॉक टेस्ट जो अभी चल रहे हैं रेगुलर, वो आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका हिंदी या इंग्लिश मीडियम है। आप सब सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसको फ्रेम किया, वहीं से शुरू करते हैं इसको। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडिया पहली बार किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जब फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने दिया था। ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में शुरू किया था। एम.एन. रॉय, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया था, किसने सेटअप किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, उसने इसको फ्रेम किया था। कब फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने 16 मई को 16 मई 1946 16 मई 1946 को संविधान सभा ने संविधान को फ्रेम किया था। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किस के अकॉर्डिंग सेटअप की गई थी? जो संविधान सभा है ये सेटअप की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अकॉर्डेंस इसको सेटअप किया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 16 मई 1946 को सेटअप हुई थी, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा का। ये इनिशियली थे टेम्पररी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको तो प्रेसिडेंट बनाया था, और जो एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। कब बनाया था? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम से रिलेटेड, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई संविधान सभा 16 मई 1946 को। किसके अकॉर्डिंग? कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। सच्चिदानंद सिन्हा इसके टेम्पररी चेयरमैन थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी ये प्रेसिडेंट बने और इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, वो है बी.एन. राव। ये बी.एन. राव का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन थे? ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये आपको नोट कर लेना है, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बी.एन. राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे। उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। और जो चेयरमैन थे इसके, एक और इम्पोर्टेंट है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्हीं को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। शुरू में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो टोटल मेंबर वगैरह थे, ये आप देखना चाहो तो देख लेना, अदरवाइज ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये ज़रूर देखना आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट वगैरह किया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेमिंग से रिलेटेड थे जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनेक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला तो इसको कंप्लीट होने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो संविधान सभा है, उसने कितना टाइम लिया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार आपके एग्जाम में। इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो याद रखना आपको, कुछ चीज़ें इमीडिएटली लागू कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जैसे ही बना ये कुछ चीज़ें तुरंत लागू कर दी थी। और वो कौन सी चीज़ थी? एक तो सिटीजनशिप था, दूसरा जो इलेक्शंस है, इलेक्शन वगैरह ये, और पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट सिस्टम है, ये तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था, जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 395, 22 और 8 ये थे। आप अभी का कितना है आने वाले टेस्ट में करवाएंगे या फिर आप गूगल की मदद लेके ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अपडेट रहिएगा, ये चेंज होता रहता है। लेकिन इनिशियली जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, जब ये इतने थे। इससे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ये एक्चुअली डिले क्यों हुआ? जो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इसको एडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो फिर ये डिले क्यों हुआ? ये हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स कब से लागू हुआ है, ये 26 जनवरी 1950 से। तो जब ये एडॉप्ट नवंबर 1949 में कर लिया था, तो ये जनवरी 1950 में इसको क्यों ये लागू हुआ, और उसी दिन से रिपब्लिक डे मनाया जाता है। सो इसकी एक वजह है जो इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि जो लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें क्या था, कांग्रेस ने एक तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने लाहौर सेशन में की थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें इन्होंने 26 जनवरी को डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट करेंगे, इस दिन को मनाया जाएगा। इसीलिए ये 26 नवंबर के बजाय ये 26 जनवरी 1950 से ये इसको लागू किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखनी है, वो है नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। ये 22 जुलाई 1947, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया। अभी उनकी थोड़े टाइम पहले तिथि वगैरह भी थी, ये कहीं नोट कर लीजिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी इनेक्टमेंट से रिलेटेड बताए हैं, कितने टाइम में बना है, इमीडिएट क्या लागू कर दिए थे, सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे जो कांग्रेस का 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, उसमें पहले से ही 26 जनवरी को इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग इसी सेशन में हुई थी। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू,
उस टाइम पे 395 इसमें आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे, 8 इसमें अनुसूची थी। नेक्स्ट, इंतरिम गवर्नमेंट। देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उस टाइम पे फिर जो इंतरिम गवर्नमेंट है वो बनाई गई। इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वो क्या थे, उनके पास एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का था। एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ये पोर्टफोलियो था इनके पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास क्या था, ये होम मिनिस्टर थे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं के पास थी। और जो इसमें से इम्पोर्टेंट बनता है, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे। ये बलदेव सिंह के पास क्या था, इसमें से डिफेंस था। डिफेंस ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डिफेंस किसके पास था, सरदार बलदेव सिंह के पास था। इसमें से एक और जो क्वेश्चन बनता है, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वित्त विभाग था इनके पास। और जो जोगेंद्रनाथ मंडल हैं, इनके पास कानून मंत्रालय था, लॉ। ये इंतरिम गवर्नमेंट के टाइम का है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतरिम सरकार बनी थी उस टाइम पे, ये मंत्रालय किसके पास था या इनके पास कौन सा मंत्रालय था। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल की जब बात होती है, इसको एक तो प्रीफेस बोलते हैं, या आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो बेस है किस पे, प्रियम्बल की स्पिरिट पे। प्रस्तावना, प्रियम्बल, इसका ध्यान रखिएगा। ये एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था और इसको अडॉप्ट किया था किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और बाद में यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था यही जाके प्रियम्बल बन गया। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। अब ये आइडिया कहाँ से आया है, प्रस्तावना का, प्रियम्बल का जो आइडिया है ये कहाँ से बोरो किया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से बोरो किया है इसको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जनरली, कहाँ से बोरो किया है। दूसरा क्वेश्चन अगर प्रियम्बल से रिलेटेड आता है आपके एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें जो वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो ये वर्ड हैं ये कब ऐड किए हैं। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, ये ध्यान रखिएगा। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें ये ऐड किए हैं। और ये इसी देखिए 1975 से 77 तक इमरजेंसी रही है देश में, और उसी टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे ये बदलाव किया है संविधान में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसीलिए ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। प्रियम्बल से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया और वही बाद में प्रियम्बल बन गया। ये आइडिया यूएसए से बोरो किया हमने। और जो इसमें ये वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 को हुआ है उसमें ऐड किए गए थे इमरजेंसी के टाइम। और कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है आपके एग्जाम में, और कोई बनेगा तो आपको वो टेस्ट में करवा दिया जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट है सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसमें भी काफ़ी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखने जरूरी है। एक तो कानून का राज होगा, आपने सुना होगा रूल ऑफ द लॉ, ये कहाँ से लिया है।
जो रूल ऑफ द लॉ है ये लिया है यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। यूके से और क्या लिया है हमने? रूल ऑफ द लॉ के अलावा यूके से हमने लिया है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम के अलावा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो महालेखा या नियंत्रक भारतीय, ये इसी से लिया है यूके से, कैग का ऑफिस। ये ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यूके से ही लिया है हमने। और एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यूके से रिलेटेड एक तो कानून का राज होगा, दूसरा कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम, और जो बाइकैमरल पार्लियामेंट है वो कैग का ऑफिस, दूसरा सिंगल सिटीजनशिप, और लॉ मेकिंग में का क्या प्रोसीजर होगा कानून बनाने का, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही लिया है। दूसरा, यूएसए से क्या लिया है हमने? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अमेरिका से ही बोरो किया है, सोर्स अमेरिका का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। जो आजकल चर्चा में है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस या एक्स ऑफिसियो चेयरमैन अपर हाउस, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति है उनका पद होगा, और वो ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे अपर हाउस राज्यसभा के। ये अमेरिका से लिया है, यह भी चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये भी अमेरिका से ही लिया है। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए देश में, एक अपेक्स कोर्ट, वो भी अमेरिका से लिया है। और जो प्रियम्बल है वो अभी बता ही दिया था मैंने आपको, वो भी अमेरिका से लिया है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट है तो ऑब्वियसली जुडिशरी भी होगी, और जुडिशियल रिव्यू भी हमने अमेरिका से लिया है। आप नोट कर लीजिएगा कहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उपराष्ट्रपति का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। पहले हुआ करता था एक यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत ये रिपब्लिक, ऐसा कुछ था ये यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन बोलते थे। सोवियत यूनियन अभी नहीं है, पहले 15 रिपब्लिक को मिलाकर सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसमें ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके के, बेलारूस, यूक्रेन, रसिया, इनको मिला के 15 कंट्रीज थे, उससे यूएसएसआर बना था। अभी ये नहीं है, तो यूएसएसआर से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, जो इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य, वो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ से लिए हमने यूएसएसआर से। नेक्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? एक होता है यूनियन लिस्ट, केंद्र सरकार के पावर में क्या का काम, किसके क्या लिस्ट है। एक होता है स्टेट लिस्ट, कि ये मैटर राज्य का मैटर है। दूसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट या जॉइंट सेशन ऑफ जो पार्लियामेंट है वो होगा, और उसमें आपने देखा होगा राष्ट्रपति उसको करते हैं उसका अभिवादन, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी। जापान से क्या लिया है? जापान से लिया हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से जो लिया है हमने, फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी के टाइम पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ये हमने जर्मनी से लिया है। दूसरा कनाडा, जो कनाडा से क्या लिया है? स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी स्टेट और यूनियन का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आए उसको कनाडा ही करना है, कनाडा से लिया है। सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी कनाडा से ही लिया है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा।
एक और जो आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, क्या बोरो किया है, क्या सोर्स हमारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और जो अभी चर्चा में है प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन भी हुआ है, ये चर्चा में है, ये रहेंगे अभी चर्चा में थोड़े टाइम, जब तक कोई नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसका क्या मेथड होगा, आपने देखा होगा एमपी के वोट की वैल्यू, एमएलए के वोट की वैल्यू, इस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो ये क्या मेथड है राष्ट्रपति के चुनाव का, ये आयरलैंड से लिया है, ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया जाएगा, वो साउथ अफ्रीका से लिया है। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, वो साउथ अफ्रीका से लिया है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट क्या है। देखिए आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और इनके सामने फिर कुछ इनसे रिलेटेड दिए जाते हैं आर्टिकल या इनमें जो मेंशन है, और उनको कहा जाता है कि इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है या गलत मैच कर रहा है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। पार्ट फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ या केंद्र शासित प्रदेश जो है ये ईस्वी में है। पार्ट फर्स्ट आता है आर्टिकल 1 से और 4, ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें इसको, तो एक तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये इसी में ही है आर्टिकल फर्स्ट में। आर्टिकल जो पहला अनुच्छेद है उसमें यही लिखा हुआ है, भारत एक राज्यों का समूह है, ये इसी में लिखा हुआ है। कोई भी नया स्टेट बनेगा, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल सेकंड में है। किसी भी नए स्टेट की बाउंड्री चेंज करना, उसका एरिया बदलना, किसी स्टेट के को अल्टर करना बाउंड्री वगैरह, या उस स्टेट का नेम बदलना, यह आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल पहला इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा कोई भी नया राज्य बनेगा, तीसरा किसी राज्य का नाम बदलना, बाउंड्री बदलना, ये इसी में है। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है 2019, वो इसी से रिलेटेड है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ये डिवाइड किया जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में, वो पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड ही है। नया स्टेट आर्टिकल 2 और बदलना आर्टिकल 3, इसमें दोनों ही हुए हैं, ध्यान रखना। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे हम, अदरवाइज बहुत सारे बच के रहिएगा। पीसीएस का पढ़ा रहे हैं, उनको खुद नहीं सिलेबस या तो पता है या फिर वो ही जाने क्या वजह है, क्यों ऐसा चल रहा है, बाकी इतना नहीं है पीसीएस लेवल का। पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप, नागरिकता। देखिए अभी होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोविड के बाद ये वैक्सीनेशन हो जाएगा, उसके बाद ये नागरिकता जो संशोधन बिल आया था उसको लागू किया जाएगा। कब करेंगे वो तो गवर्नमेंट जाने, लेकिन इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस बेस पे नागरिकता मिलती है और किस बेस पे नागरिकता खत्म की जा सकती है, ये पढ़ लीजिएगा आप। आर्टिकल 5 से 11 संविधान का जो पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप, उसमें दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बनता है सिटीजनशिप एक्ट एक्चुअली 1955 का, आपसे क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि सिटीजनशिप एक्ट कब लागू हुआ, 2019। ये जो अभी चल रहे हैं सब अमेंडमेंट है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लागू हुआ था, इसको 6 बार अब तक अमेंड किया जा चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी ये जो लेटेस्ट किया है 2019 में। तो ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप एक्ट पहली बार अमेंड किया है, 6 बार अब तक हो चुका है। ये 6 की टर्म याद रखिएगा। दूसरा, किस बेस पे सिटीजनशिप मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, पहला बाय बर्थ। दूसरा है
जो डिसेंडेंट आपके पूर्वज वगैरह हों। तीसरा, रजिस्ट्रेशन करवा के ले सकते हो। चौथा, नेचुरलाइजेशन के बेस पर। पांचवा, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे। तो 5 तरीके हैं, इनको पढ़ लीजिएगा जिनसे आपको भारत की नागरिकता मिलती है। 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं जिनकी वजह से आपकी नागरिकता आप खो सकते हैं। रिनॉन्सिएशन है, दूसरा जो है टर्मिनेशन है, और तीसरा है डिप्रीवेशन। ये 3 मेथड है जिनकी वजह से नागरिकता आपकी जा सकती है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो रिलीजियस है माइनॉरिटी, और वो भी कहाँ के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके, और वो भी कब तक के हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जिनको अप्लाई किया है या जो इसमें आते हैं, एंटर्ड किए हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी नागरिकता का है ये, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर कर चुके हैं, उनको नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है ये। पार्ट 3 की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें जो पहला है राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी ये आता है आर्टिकल 14 टू 18। इसमें जो है पढ़ लेना अच्छे से, टेस्ट वगैरह में करवा दिया जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि आप ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये जो कास्ट, रिलीजियस या बाय बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में है। जो रिजर्वेशन वगैरह है वो आर्टिकल 16 में है कि अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 में है। और छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, वो आर्टिकल 17 में है। अबोलिशन ऑफ टाइटल, अब टाइटल वगैरह नहीं देते हैं, पहले टाइटल दिए जाते थे, वो आर्टिकल 18 में है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इनको पढ़ लीजिएगा। जो आपको कम से कम इतना तो ध्यान रहे कि राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 में है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आता है 19 से और 22 में। और जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, ये किस में आता है? आर्टिकल 21A में आता है। इसमें लिखा हुआ है कंपलसरी है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट है। इसके बाद जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है आर्टिकल 23 और 24 में। देखिए 23 और 24 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रोहिबिशन है, और फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती ये मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आर्टिकल 23 में है। और जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रियों में काम वगैरह की जो क्राइटेरिया है वो आर्टिकल 24 में है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी, ये जो है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये किस में है? आर्टिकल 25 से और 28 में है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। पहले एक आर्टिकल और हुआ करता था, वो आर्टिकल अब हटा दिया है। एक तो आर्टिकल था आर्टिकल 31, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसको लीगल बना दिया। और एक राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 19 फर्स्ट F में, ये भी रिपील कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है आर्टिकल 31 और 19 का, ये कब किए हैं? ये किए थे जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, 44वां अमेंडमेंट 1978 को, उसमें हटा के। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब उसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया है और लीगल बना दिया है, लीगल राइट बना दिया है फंडामेंटल राइट की जगह। इसमें और जो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनते हैं आपके फंडामेंटल राइट से,
फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन उसको आर्टिकल 19 में ही कंसीडर किया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की, जो आर्टिकल 352 में लगाया है के अकॉर्डिंग लगाया था। आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कोई भी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। और यही सेम आर्टिकल 226 226 में लिखा हुआ है कि उनका अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा। B.R. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा जाता है कई बार कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसके बारे में हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आर्टिकल 32 के बारे में कहा है। इसमें कुछ रेट हैं वो ध्यान में रखना, टेस्ट में करवा देंगे अदरवाइज आने वाले टाइम में। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे सपोर्ट रहता है। नेक्स्ट है पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आता है आर्टिकल 36 से और 51 तक। देखिए ये भी ध्यान रख लेना आप, ये जरूरी है कब से कब तक कौन सा पार्ट आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पंचायती राज है, ऑर्गेनाइजेशन जो विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत, उनका गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आर्टिकल 44 में है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही मेंशन है। इसके अलावा एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन का है उनको प्रॉपर प्रमोट करना, ये किस में लिखा है? आर्टिकल 46 में लिखा है। जो वीक SC ST है उसको प्रमोट करना, उनका इंटरेस्ट सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली उनको प्रमोट करना आर्टिकल 46 में है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग होगा, कार्यपालिका न्यायपालिका ये सेपरेशन होगा, ये आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की भारत शांति की बात करता है, ये आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, इनका ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। एक और जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है कि जो एक कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह है उसका पूछा जाता है, या प्रोहिबिशन ऑफ लिकर वगैरह है, इंटॉक्सिकेट ड्रिंक वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, या आर्टिकल 47 में इनका प्रोहिबिशन। और जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी पूछा जाता है कई बार, वो आर्टिकल 43 में है। ये नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, इनमें से पूछ लिया जाता है कई बार आपसे क्वेश्चन है जो। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 4th A पार्ट है और एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमने पढ़ लिया, USSR से लिया था इसको, सोवियत यूनियन से, और उससे इंस्पायर होकर ली थी।
ये कब ऐड किया है? 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 को, उस टाइम पे आपकी संविधान के प्रति जिम्मेदारी ड्यूटियां होनी चाहिए सिटीजन की, वो इसमें लिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनका रिकमेंडेशन किस कमेटी की सिफारिश के बेस पे लिया था? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के बेस पे लिया था। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये ध्यान रखिएगा, इसकी सिफारिश के बेस पे ही ये लिया गया, अमेंड किया है, इसको संविधान का पार्ट बनाया है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कब हुआ था? 2002 में, 2002 में। और इसमें आर्टिकल जोड़ा है 51A में के। ये क्या है कि जितने भी पेरेंट्स या गार्जियन हैं वो प्रोवाइड करवाएं अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को। तो देखिए फंडामेंटल राइट में भी 21A में जोड़ रखा है ये राइट टू एजुकेशन, और इधर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जोड़ रखा है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है आप 6 से 14 साल के बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं एजुकेशन में। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। यही क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। इसका जो पार्ट बच गया पॉलिटी का वो नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। आप जब तक इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए और टेस्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।